जाओ मीटिंग। अच्छा भाई, ये बता दें सबको। हाँ, अच्छा ये बता दें सबको, स्क्रीन नज़र आ रही है? सही है, ओके, थैंक यू। सही है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब बस स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने गौर से सुननी है सारी बातें। मेनली इट इज़ प्रेजेंटेशन स्किल्स। सही है भाई। अच्छा जी, तो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन, इसके लिए दो चीज़ों का, दो टॉपिक्स हैं हमारे आज के। हमने इन दो टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। सो लेट्स सी कि भाई कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, opinions and ideas between two or more individuals with the purpose of building an understanding. Basically communication कोई भी बात समझाना और समझना, ये कम्युनिकेशन है। जो हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, तो हम जब कहते हैं कि भाई इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इसका मतलब वो अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हर प्रोफेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, वेदर यू आर एन इंजीनियर, डॉक्टर और एनीवन, या आप वर्चुअल असिस्टेंट है और आपको अपने क्लाइंट को अपनी बात समझानी है, तो यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स समझाने के अलावा। कम्युनिकेशन जो है आपकी, वो इन द फॉर्म ऑफ फिर टेक्स्ट और कॉल, वीडियो कॉल, और जो हम इन पर्सन बात कर रहे होते हैं, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। कम्युनिकेशन इन ई कॉमर्स की बात करेंगे हम लोग कि भाई हमारे काम के अंदर कम्युनिकेशन किस चीज़ के अंदर आ रही होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लाइंट हैंडलिंग। जिस वक्त हम क्लाइंट को, आप हंटिंग कह लें, क्लाइंट हैंडलिंग कह लें, उसके अंदर कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसके अंदर एज अ नेशन हम लोग बहुत वीक हैं। कुछ लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बट मेजोरिटी हमारे पास ऐसी है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी इन स्किल्स को बेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए समझना पड़ता है कि है क्या। विद डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं, अली बाबा के सप्लायर से भी हम कर रहे होते हैं। इसी तरह हम होलसेल के अंदर, जब हम अभी देखेंगे उसको, तो हम उसमें कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन। देन फिर टीम बिल्डिंग और टीम हैंडलिंग। जिस वक्त कोई भी बंदा टीम बिल्ड कर रहा होता है, उस वक्त कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी टीम से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी बेसिस के ऊपर टीम जो है वो ख़त्म हो जाती है। काम नहीं आता, टीम सही से काम नहीं करती, और टीम को हैंडल करने में कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेजेंटेशन ऑफ योर कंप्लीटेड वर्क, ये भी कम्युनिकेशन के अंदर आता है। जैसे कि मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लास में भी आप लोगों को कहा है कि भाई जो भी काम करें उसको जो है वो पोस्ट कर दें। तो बेसिकली यू आर प्रेजेंटिंग योर वर्क। कोई भी चीज़ है, अगर किसी ने अभी आप में से जो लोग फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देखा हो कि मैंने आज एक स्क्रीनशॉट लगाया है पे आउट का। टिकटॉक शॉप की पे आउट का एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक चीज़ को, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों के साथ कि भाई देखो, ये मेरे पास आज पे आउट आया है टिकटॉक शॉप का। ये इसका मेन मोटिव है। तो मैंने वैसे वर्बली मुंह से कुछ नहीं कहा, बट मैंने उसको स्टोरी के अंदर पोस्ट कर दिया। तो लोगों को मेरी बात समझ आ गई कि भाई ये पे आउट दिखाना चाह रहा है। अब जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, मेरा क्लाइंट होगा, या फिर अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो उसको समझ आ गया, मेरी टारगेट ऑडियंस तक भी ये वाली चीज़ पहुंच गई। देन कम्युनिकेशन स्किल, क्या ये स्किल सीखी जा सकती है, ये गॉड गिफ्टेड होती है, या फिर भाई ये आर्ट है, क्या है? तो क्या ये टीचेबल है? तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये टीचेबल है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये टीचेबल है।
ये सीखी जा सकती है, ये उम्र के किसी भी हिस्से के ऊपर और अपनी आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज के ऊपर, वेदर यू आर अ स्टूडेंट और आप जो है वो हाउसवाइफ हैं, आप जो है वो कहीं जॉब करते हैं, तो ये हर हिस्से के अंदर सीखी जा सकती है। अब बात आती है कम्युनिकेशन वर्सेस इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। दो चीजें आ जाती हैं। एक तो कम्युनिकेशन है कि नॉर्मली मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, घर वालों से बात कर रहे होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। एक है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके अंदर हम बिजनेस से रिलेटेड जो नॉर्म्स है वो देख रहे होते हैं, जिसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। एक आपका है स्पोकन लैंग्वेज। बेसिकली आप लैंग्वेज कौन सी कह रहे हैं। हम लोगों ने स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ी है, सीखी है, उसके ऊपर फोकस भी किया गया है कि भाई इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में बात करें। बच्चों को भी हम यही कह रहे होते हैं कि भाई मतलब हम नॉर्मली जब हम देखते हैं बच्चों को, तो उनके माँ बाप उनको कहते हैं कि भाई शेक हैंड करो या हैंड शेक करो, लेकिन वो ये नहीं कहते हाथ मिलाओ। सही है। वो बेसिकली बचपन से उनको जो लैंग्वेज है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर। तो क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये ज़रूरी है इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो करने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली हमें अपनी लैंग्वेज को छोड़ के इस लैंग्वेज को तरजीह देनी होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी उर्दू वीक होती है, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है, दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। देन फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा होता है। जब क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे होते हैं तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है। तो हमने अक्सर मैचेस के अंदर ये सुना है कि भाई बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लगी इस बंदे की, कि ये खेलना चाहता था, ये मैच जीतने के लिए टीम की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी नहीं थी। तो वो बेसिकली कम्युनिकेट कर रही थी बॉडी लैंग्वेज उस चीज से। देन चॉइस ऑफ वर्ड्स। अब देखें, दोस्तों के साथ चॉइस ऑफ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, घर वालों के साथ डिफरेंट होते हैं, क्लाइंट्स के साथ, कोलीग्स के साथ चॉइस ऑफ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। तो इसको भी माइंड में रखना होता है। देन फिर हाउ टू डिलीवर, उस चीज को डिलीवर किस तरह करना है। आप लोगों को याद होगा मैंने फ्रॉम द फर्स्ट सेशन कहा था कि जो चीज हम यहाँ सीखेंगे आपने वो घर पे जाके अपने घर वालों को, दोस्तों को, जो भी रिलेटिव्स हैं उन सबको वो चीज बताना शुरू कर देनी है। तो वो चीज हमें सिखाती है कि हाउ टू डिलीवर, हमें डिलीवर कैसे करना है। एक बंदे को मैंने कुछ समझाया, वो सही समझ नहीं आया, मुझे पता चल गया कि भाई मैंने जिस तरह से समझाया शायद ये नहीं समझ आया हो। मैं वो दूसरे बंदे पे टेस्ट करूंगा, उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, अगर उसको समझ आ जाता है मुझे पता चल जाएगा भाई कि अच्छा इस तरह डिलीवर करूंगा तो समझ आ जाया करेगा। देन हाउ मच टू डिलीवर, डिलीवर कितना करना है। कुछ लोग जो है वो बहुत कम डिलीवर करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा डिलीवर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना डिलीवर करना चाहिए। रिसेंटली एक मेरी क्लाइंट से कम्युनिकेशन हो रही थी, तो वो क्लाइंट जो है मुझसे हर डिटेल पूछ रहा था, और इन द एंड मुझे ये समझ आया कि वो उसको खुद काम करना था और वो चाह रहा था कि मैं जो हूँ उसको सब बता दूं और ना ऐसे ही उसका काम हो जाए। तो मैंने फिर उसको यही कहा कि भाई अब इतना सबको तो मैं नहीं आपको बता सकता, यहाँ पे जब आप काम करेंगे तो खुद देख लीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये भी दिखा दें, मुझे आप वो भी बता दें, ये कैसे करते हैं आप, वो कैसे करते हैं आप। तो वो चीज़ें एक नॉर्मल क्लाइंट की बात समझ आ रही होती है कि उसको ये चीज़ पूछनी है, तो वो इसलिए पूछ रहा है कि भाई पता नहीं कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। लेकिन एक बंदे की हमें टोन से पता चल रहा होता है, उसके सवाल करने के अंदाज से पता चल रहा होता है कि ये चाह क्या रहा है। तो हाउ मच टू डिलीवर यहाँ पे इस सेंस में भी जरूरी है। वेयर टू स्टॉप, अब रुकना कहाँ है, और हाउ टू स्टॉप, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं कि बीच में बात करते करते जी रुक गए, ओ बस हमारी बात यहीं तक थी, खत्म हो गई। आपको उसको एक फ्लो में जो है वो छोड़ना है उस चीज को। इन एंड जो है वो एक फ्लो में करना है। ये नहीं कि पता ही ना चले भाई ये तो अच्छा, ये तो एंड हो गई बात, बंदा वेट कर रहा है कि अभी आगे क्या होगा। तो आपने उसको एंड जो है बड़ा स्मूथली करना है। देन पर्सनैलिटी ट्रेड्स के अंदर आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, पेशेंस, इंस्पिरेशनल हैंडलिंग क्रिटिसिज्म और अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। इमोशनल स्ट्रेंथ, किसी ने कुछ कह दिया, क्लाइंट ने जो है वो डांट दिया थोड़ा सा, या फिर मना कर दिया प्रोजेक्ट का, तो भाई बंदा जो है वो डिसहार्ट हो गया। तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इसके अंदर होना होता है। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे लोग बहुत स्पेशली मोस्टली फीमेल्स के साथ ये होता है कि वो उनको कोई कुछ कह दे तो वो रोने लग जाती हैं। तो देखिए प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये चीज़ नहीं चलती। व्हेन यू आर इनटू बिजनेस,
तो वहां पे ये वाली चीजें नहीं चलती। यू हैव टू बी स्ट्रांग इन दैट। पेशेंस, सब्र बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपको इंस्पायर होना भी है और करना भी है, ये दोनों चीजें इसके अंदर जरूरी होती हैं। ये नहीं कि भाई मैं तो किसी से इंस्पायर ही नहीं होता, हर बंदा किसी ना किसी से इंस्पायर होता है। तो इंस्पिरेशन लेना भी जरूरी है और इंस्पायर करना भी जरूरी है। देन फिर हैंडलिंग क्रिटिसिज्म, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। हर बंदा शायद जिस बंदे से भी आप बात कर रहे हो, जिस क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, वो क्लाइंट आपकी बात ना समझे, वो क्लाइंट बोले कि भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई बात नहीं है या यू कैन नॉट डू दिस वर्क। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट को आपने उस चीज़ को अभी समझना है और उस चीज़ को ओवरकम करना है। सही है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स बंदा कह देता है कि यार आप तो इस तरह तो स्कैम कर रहे हैं, क्लाइंट्स ये चीज़ कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला भाई हम इतनी अमाउंट चार्ज करेंगे और इतना टाइम लगेगा, तो वो बोले भाई आप स्कैम करके भाग गए, फिर तो आपने हमारे पैसे नहीं दिए। फिर तो इसके ऊपर ये नहीं है कि बंदा जो है वो गुस्सा करे, या वो आपने उसका बड़ा कामली उस चीज़ को हैंडल करना है। आर्ग्यूमेंट्स जो है वो कोशिश करने होते हैं कि अवॉइड करें, जिसको बहस हम कहते हैं, क्योंकि उसमें फालतू में चीज़ लंबी होनी है। एवरीथिंग शुड बी बैक्ड बाय नॉलेज ऑफ द रेलिवेंट फील्ड। अच्छा, ये हर चीज के अंदर काम आएगा। आपकी फील्ड से रिलेटेड जब आप सारी चीजें कर रहे होंगे, आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। अब आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको चीजों के बारे में पता होगा। तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट नॉलेज। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होगी ना, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट। अक्सर आप लोग किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए होते होंगे जहाँ पे आपके मतलब का टॉपिक नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ पे क्रिप्टो के रिलेटेड बात चल रही है और आप क्रिप्टो की स्पेस में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। आप उसके ऊपर जो है वो खामोश ही बैठे हुए होंगे। तो हो सकता है लोग बोले भाई खामोश क्यों बैठे हुए हो। तो ये नॉलेज की बेसिस के ऊपर आप जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। देन फिर क्लासिफिकेशंस रिटन एंड वर्बल है, फॉर्मल और इनफॉर्मल है कम्युनिकेशन की। रिटन और वर्बल के अंदर क्या है, रिटन के अंदर आपकी ईमेल आ जाती हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, लेटर्स आ जाते हैं, सर्विस राइटिंग आ जाती है, रेजिंग केस विद अमेजोन, ये आपके रिटन के अंदर आती है। चैटिंग, फेसबुक कमेंट्स, ट्वीट्स, ये सारी की सारी आपकी रिटन कम्युनिकेशन है। मैंने आप लोगों को अगर मैं क्लास की एग्जांपल दूं, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि इंगेज करें कमेंट्स के अंदर, पोस्ट करें, कमेंट करें। कोई बंदा कोई सवाल कर रहा है, उसके सवाल का जवाब दें। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं उसके अंदर, आप ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि भाई आई एम एन एक्सपर्ट वीए, मुझे इस चीज़ के बारे में पता है और मैं आपका ये मसला हल कर सकता हूँ। इसको हम सेल विदाउट सेलिंग भी कहते हैं। देन फिर वर्बल में आपकी क्लास प्रेजेंटेशन आ जाती हैं, फैमिली टॉक्स आ जाती हैं, फ्रेंड्स मीट्स आ जाते हैं, ऑफिस प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, जूम इंटरव्यूज आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस को, ब्रांड्स को कॉल करना, अमेजोन को कॉल करना, ये सारी चीज़ें आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। देन अगर आप अमेजोन ब्रांड और इन सबको लिख रहे हैं, तो इसके अंदर तीन चीज़ें हैं आपने जिनका ख्याल रखना है। एक, आपने लैंग्वेज इंग्लिश और उसकी ग्रामर सही है। क्यों? क्योंकि जो लोग इसके अंदर मिस्टेक करते हैं वो अपनी बात सही समझा नहीं पाते। मोस्टली केसेस में मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने किया है कि वो अपनी बात समझा नहीं पाए, तो अमेजोन समझ नहीं पाया उनकी बात। अगर मैं स्पेसिफिकली अमेजोन से केस ओपन करने की बात करूँ तो एक्सप्लेनेशन स्किल, अब उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये भी दैट्स एन आर्ट एज वेल। अच्छा, ये काम हम चैट जीपीटी से करा सकते हैं। किसी के जहन में आ रहा होगा ये तो हम चैट जीपीटी, लेकिन चैट जीपीटी को भी एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारे दिल की बात लिखेगा ना। वो तो वरना अपने मर्जी से लिख देगा। टोन इन राइटिंग एक्सप्रेशन, आपकी राइटिंग के अंदर एक टोन होती है, जिस तरह कहने में एक टोन होती है ना, कि भाई अगर कोई बंदा गुस्से में कोई चीज कह रहा है तो उसकी टोन से पता चल जाएगा। कोई बंदा जो है वो वैसे ही एक धीमे लहजे में कह रहा है तो उसकी टोन का पता, लेकिन रिटन में नहीं पता चलता। फॉर एग्जाम्पल के अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं किसी चीज में इमोजी ना बनाऊं तो अगला बंदा समझता है कि भाई बहुत ही स्ट्रेट जवाब दिया या रूड जवाब दिया है उस चीज के ऊपर। तो अब चाहे वो वैसी चीज हो या ना हो, बट क्योंकि टेक्स्ट था तो इस वजह से उसके अंदर टोनैलिटी नहीं आई, तो आपको उसके अंदर टोन जो है वो ऐड करनी पड़ती है।
अब हाउ टू राइट एन ईमेल, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। सब्जेक्ट ईमेल का नहीं लिखते हैं, मैंने अभी तक जितना ऑब्जर्व किया है लोगों को, तो वो सब्जेक्ट नहीं लिखते ईमेल के अंदर, ईमेल को ऐसे ही भेज देते हैं, या सब्जेक्ट के अंदर मेन बात नहीं लिखते। तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा आपकी ईमेल ओपन करने से पहले सब्जेक्ट देखता है कि भाई आखिर किस बारे में है ईमेल, तो वो आपने आपका वो कैची होना चाहिए, और अगले बंदे को वो ये मजबूर कर देगा वो आपकी ईमेल ओपन कर ले। ईमेल मार्केटिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपकी स्किल होती है कि आपको वो हुक जो है वो आपका क्या होगा। देन फिर टाइटल जो है वो प्रिसाइज होना चाहिए। अच्छा, सर और मैडम को मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता अगला बंदा कौन है, और अब जैसे जैसे दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो हमारे पास एक तीसरा भी जो है वो जेंडर है, जो कि हमने अगर कह दिया अगला बंदा बोले भाई तुमने मुझे सर कैसे बोल दिया, तुमने मुझे मैडम कैसे बोल दिया, हम तो दोनों ही नहीं है, तो मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो आपने बस डायरेक्ट नाम लिख देना है, या हाय डियर या हेलो करके आपने बात को स्टार्ट कर देना है, या हाय जॉन या हेलो मिशेल। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मिशेल और माइकल दोनों की एग्जाम स्पेलिंग जो है वो सेम है, तो आपको नहीं पता कि नाम क्या था, आपने बोल दिया। अब ये मेरे साथ हो चुका है फ्रीलांसिंग के अंदर, कि मैंने एक बार किसी फीमेल को सर कह दिया, तो उसको बुरा लग गया ये चीज़ कि भाई सर क्यों कहा, आई एम फीमेल, इस तरह करके वो चीज़ हो जाती है। तो अगेन उसको कवर ऐसे ही किया कि क्योंकि नाम जो है वो आपका मतलब दोनों सेम है, मेल और फीमेल का भी होता है, तो हमें नहीं पता। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो लारेब नाम लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है, तो इसके अंदर बंदा फंस जाए ना। तो सब्जेक्ट मैटर, योर करंट बिजनेस डिटेल प्लस प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्लस व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम, सही है। ये प्रपोजल राइटिंग के अंदर भी ये वाली चीज़ जो है वो काम आती है। तो आपने अपना जो करंट अपनी बिजनेस की डिटेल्स हैं कि आप करते क्या हैं, आप अभी किस प्रॉब्लम के अंदर हैं, और आप उस बंदे से क्या चाहते हैं कि भाई वो आपकी हेल्प करे। अमेजोन को भी कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम यही करते हैं कि भाई मैं अमेजोन होलसेल का बिजनेस कर रहा था, और मेरा ये जो मुझसे जो है वो इस तरह की ये इनवॉइस मांग ली गई, ये मेरा ये एसएन रिमूव कर दिया गया, और मैं चाहता हूँ कि भाई आप मेरे इस एसएन को दोबारा से एक्टिव कर दें, तो ये क्योंकि मैंने इन्वेंट्री इसकी खरीदी हुई है। तो इस तरह से आपकी एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने कर दी है। देन आपने फिर एक कंक्लूडिंग लाइन लिखनी होती है, समरी आस्क फॉर एनीथिंग दैट अदर पर्सन मे वांट टू नो। तो आप वहाँ पे पूछ लें कि भाई अगर आपको इसके लिए और कुछ चाहिए तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लोजर, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, मतलब आपने हमारी बात सुनी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इसको कर दिया। पर्सनल डिटेल नीचे लिखे, नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, डिटेल, ईमेल, वेबसाइट, फ़ोन नंबर, और उसको भेज दें आप ये। तो इस तरह से आप जो है वो ईमेल के अंदर अपनी कम्युनिकेट करते हैं। देन फिर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड, आपने आपको पता होना चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली कौन सी स्टेट में है, उस स्टेट में भी कौन सी जगह के ऊपर है, तो कौन कौन से ब्रांड्स के अंदर डील कर रहा है, या अगर वो ब्रांड है तो उसके कौन कौन से हॉट प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आप उसको बताएं कि भाई मैंने आपके बिजनेस के ऊपर इस तरह की रिसर्च की हुई है। देन उनको अपने ब्रीफ और स्पेसिफिकली बात करनी है उनसे। रीड थ्राइस बिफोर यू सेंड एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस ईमेल और टेक्स्ट मैसेज, उसको 2-3 मरतबा देख लें। अक्सर मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने ईमेल भेज दी और बाद में मैंने देखा यार मैंने ये चीज़ गलत लिख दी थी, मुझे ये नहीं लिखनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों में करते हुए आप ये वाली चीज़ें ना थोड़ा सा देख भाल के इसको आप उनको मैसेज करें। अक्सर ये होता है कि हमने उनसे नेगोशिएशन के अंदर ऐसी ऑफर दे दी कि वो हमें लगा यार हमने ये ऑफर ज़्यादा कर दी। तो वो जब आप उसको 2-3 मरतबा देखेंगे कि यार इसके अंदर कुछ और हो सकता है, तो आप उसको सही कर देंगे। ऑलवेज कीप अ नोटबुक एंड टेक नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हेन इन कांटेक्ट विद देम। जब भी आप ब्रांड से बात कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो अपने पास कोई ना कोई पेपर या पेन हो। अगर मैं दिखाऊं तो मैं मेरे पास बैग में भी एक नोटबुक होती है और मेरे पास यहाँ पे भी एक नोटबुक है। तो मैं वो ये दोनों चीज़ें लिख रखता हूँ, और जब कंसल्टेशन कोई होती है, इस तरह की कोई चीज़ होती है, मैं वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहा होता हूँ कम्युनिकेशन के दौरान ही। और जो भी प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन भी मुझे उस वक्त ऑन पेपर ही मैं लिख देता हूँ कि अब मुझे इसकी इस बात का ये जवाब देना होगा।
तो ये मुझे हेल्प करती है ये चीज़। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है ये जो लिखी हुई है यहाँ पे। A call is preferable when you cannot communicate your tone। सही है। अगर आपको लगता है कि यार मैसेज के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, ईमेल के अंदर आपकी टोन जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो सकती, तो बेस्ट चीज़ क्या है? बेस्ट चीज़ है आपकी आपकी कॉल। यू कैन कॉल देम, और वहाँ पे आप उसको बेहतर तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सही है जी। अच्छा, सबको आवाज़ आ रही है ना? किसी को ना आए तो आवाज़, तो मुझे मैसेज में आपने बता देना है। बस सही है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी। रिप्लाइंग विद वट एवर कम्स टॉप ऑफ योर माइंड इज नॉट अ गुड आइडिया। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप ना, मतलब आपके पास कोई एक ऐसी वो आया और आपने जो भी दिमाग में आया आपने उसको उसका रिप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ बिजनेस के अंदर सही नहीं होती। जब आप काम कर रहे होते हैं उसके अंदर सही नहीं होती। वैसे नॉर्मली भी ये चीज़ सही नहीं है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और फिर जो है उस बारे में बात करनी चाहिए, वरना इसके अंदर ये होता है हम अपने बिजनेस टर्म्स भी कभी ख़राब कर बैठते हैं, फिर बाद में सॉरी करना होता है। तो अगर मैं बताऊं फॉर एग्जांपल एक निचले लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल अब अगर हायरार्की, एक बहुत बड़ी हायरार्की है, तो जो अपर मैनेजमेंट होती है वो नीचे वालों पे टोपी डाल के उसको बोल देती है कि यार इनकी वजह से होता है, सॉरी फॉर दैट, आपको पता है वो एम्प्लॉय है, उनको नहीं पता होता है सारी चीज़ें। तो उसको इस तरह से कवर किया जा रहा होता है। देन नेवर एवर टॉक डाउन अदर्स। तो बेसिकली उसके अंदर आपने जो है वो किसी को वो नहीं करना। कम्युनिकेशन के अंदर, जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन में, ये नहीं करना कि यार आपको तो कुछ पता ही नहीं है, और आप, हम ये कह सकते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो मतलब किसी को डायरेक्टली आपने इस चीज से हिट नहीं करना, वो एथिकली भी सही नहीं है। सही। नो द कल्चरल लेवल इक्वल टर्म सुपीरियर टर्म्स। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये चीज यूजुअली जो है वो कंपनीज के अंदर थोड़ी सी वो हो रही होती है कि हर बंदे को वो जो है वो एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हु इज सुपीरियर देन यू, और आपके अंडर में कौन है और आपका इक्वल कौन है। तो इसके अंदर कोई वो वाली चीज़ नहीं होती। अक्सर लोग जो है वो अगर बाहर गोरों की एग्जांपल लें तो वो ये कहते हैं कि भाई आप नाम लें, डू नॉट कॉल मी सर और मैम, और ये आप डायरेक्ट नाम लें। क्यों? क्योंकि वी आर इक्वल। या अगर ये पोजीशन है तो ये पोजीशन ऐसी नहीं है कि इसके अंदर सर या मैडम या इस तरह से चीज़ें कही जाएं। देन पॉजिटिव वाइब्स, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ फील होती है। सही है। जो पॉजिटिव वाइब्स एंड नेगेटिव वाइब्स फील हो रही होती है कि भाई ये बंदा जो है ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, वो चीज़ कुछ लोगों को फील नहीं होती, कुछ लोगों को फील हो जाती है। तो वो आपको भी इस चीज को कम्युनिकेट करते हुए मद्देनजर रखना है। किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्लाइंट को अगर मैं बात करूं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव की, तो क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये बस काटने के लिए आ गया मुझे। अक्सर हमें ये होता है, हम बोलते हैं यार वो दुकानदार बस ना हमें महंगा बेचना चाह रहा था। तो वो बेसिकली ये एक पॉजिटिव वाइब की एक छोटी सी टाइप है कि वो अगर महंगा बेचना चाह रहा था हमें, तो हमें पता चल गया यार कि देयर वाज समथिंग नेगेटिव। उसकी टोन के अंदर, उसके बात करने के अंदाज के अंदर उस चीज ने हमें वो चीज बता दी है। बी इंक्विजिटिव इनिशियली फॉर क्लैरिटी एंड देन शो योर नॉलेज। अच्छा, कोई चीज समझ ना आए तो उसके बारे में पूछें कि भाई ये चीज मुझे जरा समझ नहीं है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। अगर किसी ने कोई चीज आपको बताई है, जब आपको उसके ऊपर क्लैरिटी आ गई है, देन फिर आप उसको बताएं कि अच्छा नहीं, ये चीज तो ऐसे भी हो सकती है, या मेरी नॉलेज के अंदर ये चीज इस तरह होती है। प्रोवाइड सॉल्यूशंस विद थॉटफुल अप्रोच। नोबडी लाइक्स प्रॉब्लम क्रिएटर्स। सही है। तो हर बंदा प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो है वो चाह रहा होता है। अब आपके पास अगर एक चैलेंज आ गया, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड ने ये कह दिया है कि भाई नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू, क्योंकि हमारे ऑलरेडी लोग हैं, तो हम उनसे उसके सॉल्यूशन के ऊपर जा सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें टेस्ट कर लें एक बार, और हो सकता है हम फ्यूचर में आपके एक बेस्ट पार्टनर बन जाए। या फिर अगर मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ,
तो क्लाइंट ने अगर किसी चीज के ऊपर कहा है तो हम उसको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पेमेंट टर्म्स के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, क्लाइंट बोले यार एक साथ मेरे लिए पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उसको दो चीजें तय या आपकी पेमेंट बहुत ज्यादा है आप इसको कम कर लें। तो मेरे दो तरीके होते हैं, मैं उसको बोलता हूँ भाई देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं $350 पर मंथ चार्ज कर रहा हूँ, आप एक काम करें आप मुझे 3 महीने की एक साथ पेमेंट कर दें तो मैं आपसे $300 कर लूंगा। वैसे आपके बन रहे हैं $1050, बट क्योंकि आपको मैं एक डिस्काउंट दे रहा हूँ $150 का, आप मुझे एक साथ अपफ्रंट कर दें तो मैं आपको $150 का डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये क्या है, आपने एक सॉल्यूशन भी दे दिया और आपने दो चॉइसेस भी दे दी। अब अगर उसको वाकई काम करना होगा तो वो डेफिनेटली वो उसकी तरफ अब आ जाएगा, या फिर वो बोलेगा यार मंथली एज इट इज सही है। देखिए हमारी कोशिश तो ये होगी या तो हमारे पास एक साथ आ जाए, 3 महीने के लिए बंदा भी बाउंड हो गया। दूसरा चलो 350, मतलब इनिशियली पेमेंट तो दे वो सही है, कुछ तो आए, फिर नेक्स्ट मंथ की नेक्स्ट मंथ देखेंगे। क्लाइंट हैंडलिंग, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एंड प्रपोजल, हाँ हमने लास्ट टाइम भी अभी डिस्कस किया है कि फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने पहली चीज़ कही थी, इट इज़ नॉट अबाउट प्लेटफॉर्म्स ओनली, बट हर जगह जो है वो आपको प्रपोजल्स सेंड करने होते हैं। वो आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं, उसके अंदर आप टोनैलिटी ऐड कर सकते हैं, चैट जीपीटी से ही करा सकते हैं। वरना यू नीड टू बेसिकली रीड प्रपोजल्स, पहले पढ़ने पड़ेंगे, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देन आप बना सकते हैं। तो गूगल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे होंगे। ऑलवेज राइट अ न्यू प्रपोजल फॉर एवरी न्यू प्रोजेक्ट, नो टेम्पलेट्स। कोशिश करें कि आपका कोई टेम्पलेट, एक स्पेसिफिक चीज तो हो सकती है बट हर क्लाइंट की डिफरेंट नीड्स होती हैं और आपने उन नीड्स के हिसाब से काम करना होता है। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल सिर्फ अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग का, तो देखिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए तो एक ही प्रोडक्ट एक ही आपका चल जाएगा। लेकिन अगर उसने प्रोडक्ट हंटिंग के साथ साथ अब लॉन्च भी करानी है तो अब आपको उस प्रपोजल के अंदर चेंजेस करनी होंगी। शो योर प्रीवियस वर्क, आपको अपना पुराना काम दिखाना है। पुराना काम दिखाने के लिए आपके पास पोर्टफोलियो बिल्ड है, आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च की है, आप लोगों ने सोर्सिंग की है, आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च की है, लिस्टिंग क्रिएट की है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया है, पीपीसी की जो फाइल थी जिसको ऑप्टिमाइज किया था वो मौजूद है आपके पास, आप लोगों के पास फ्लैट फाइल का डेटा मौजूद है। तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शो योर क्लाइंट्स, डिफरेंट स्किल्स के लिए डिफरेंट डेटा आप दिखा सकते हैं। स्टेट द क्लाइंट्स प्रॉब्लम अपफ्रंट, सही है। अच्छा, हमेशा क्या होता है, जिस तरह हम जब हमने फाइवर को देखा था तो उसमें हमने देखा था कि अगले बंदे ने प्रॉब्लम किया हुआ था कि भाई कि फाइंडिंग अ गुड प्रोडक्ट इज क्रूशियल टू योर बिजनेस, सही है। ये एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट डाल दी, सही है। तो ये चीज एक हुक पॉइंट भी एज अ हुक पॉइंट काम करती है। दूसरा ये उसकी अटेंशन ग्रैब करती है बंदे की, देन आप नीचे उसको सॉल्यूशन देते हो कि भाई ये चीज है। फॉर एग्जांपल किसी ने अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर ये कहा कि भाई मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो हम उसको एग्री करेंगे, यस इट्स ट्रू टू फाइंड अ गुड प्रोडक्ट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज, बट डू नॉट वरी, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस एंड दैट्स व्हाट आई डू बेस्ट। इस तरह करके आपने उसको उस वक्त इंगेज कर लिया, प्रोवाइड सॉल्यूशन उसके अंदर हमने कर दिया। देन बजट विद ब्रेकअप और लॉजिक्स, तो बजट आपने दे देना, देखें इसमें इतना टाइम लगेगा और इसमें इतनी जो है वो इसके इतने चार्जेस होंगे, तो ये भी आप देते हैं। पे अटेंशन, बिल्ड ट्रस्ट, शो फ्रेंडलीनेस, शो कंसर्न। उसकी बात जो है ना उसको सुनना है। ये स्पेसिफिकली क्लाइंट हैंडलिंग और क्लाइंट कम्युनिकेशन के अंदर आता है कि आपने उसकी बात को सही से समझना है, सुनना है, ट्रस्ट डेवलप करना है। ये नहीं करना कि जी बस आया है तो बस इसको काट दो, देखें ये तो इतना होता है तो इतना होता है। तो उसको थोड़ी सी फ्रेंडलीनेस, अच्छा फीमेल्स के साथ ये होता है वो फ्रेंडलीनेस शो करती है तो क्लाइंट उसको कुछ और समझता है ना, तो वो थोड़ा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करें। और आपने बेसिकली कंसर्न शो करना होता है उसको कि भाई यू बेसिकली केयर फॉर हिज बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस की आपको फिक्र है। आप उसको कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन कम्स टू मी विद द $5,000 बजट प्राइवेट लेबल करना है, तो मैं उसको मना करता हूँ, बोलता हूँ यार फायदा नहीं है इसको करने का, आपको लॉस होगा इसमें। जो आपके लिए काम कर रहा होगा उसके तो पैसे बन जाएंगे, वीए के पैसे बन जाएंगे, बट अगर आपके पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं है तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करें, इसको छोड़ दें। तो यहाँ पे ना वो अगले बंदे को जाके बताता है कि यार वो बंदा
बड़ा अच्छा था ये, वो आपसे कनेक्ट रहता है फ्यूचर में भी, और वो फ्यूचर में जब उसके बाद आ जाते हैं तो वो आपके पास वापस आता है कि यार नहीं, आपने मुझे इस तरह से गाइड किया था, तो इस वजह से मैं आपके पास आया। देन चौथा पॉइंट है प्रेजेंटिंग योर वर्क, एक्टिव लिसनिंग। बात अगले बंदे की जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मैं सही तरह से जवाब नहीं दे पाऊंगा। सही है, वेल इन्फॉर्म्ड, क्लियर नॉलेज, कंसाइज एंड क्लियर। तो आपने अपनी बात को समझाना है अगर आपको सही से समझ आई हुई होगी, अगर आपकी नॉलेज जो है वो क्लियर होगी, आपकी आपको हर चीज के बारे में पता होगा। लास्ट टाइम जो एक क्विज भी हुआ था, जिन लोगों का हुआ था, जो लोग थे उसमें, तो आप उसमें देखिए बहुत सारे लोग मेरी बात समझ ही नहीं पाए थे और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। तो ये आ, आप वेल इन्फॉर्म नहीं थे और एक्टिव लिसनिंग नहीं की थी आपने। सही है, तो दोनों साइडों से ये चीज़ होती है, ये टू वे होती है। सही है, आपकी ऑडियंस आपको नहीं सुन रही जब भी आपका कोई फायदा ही नहीं है, और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, उनकी बात नहीं समझ आई है, तो भी कोई फायदा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, लोग अपना सवाल सही तरीके से समझा नहीं पाते, या सामने वाला बंदा सही तरीके से समझ नहीं पाता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का। कंसाइज और क्लियर होने चाहिए, बात शॉर्ट होनी चाहिए और वो क्लियर होनी चाहिए, समझ आ जानी चाहिए। इम्प्रूव योर नॉन वर्बल वेज, बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए, जैसे मैं अब अक्सर हाथ यूज कर रहा होता हूँ अपने कहते हुए, ये बॉडी लैंग्वेज है। सही है, आपके एक्सप्रेशन भी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही आते हैं, आप अपने एक्सप्रेशन से बता रहे होते हो। आपको दुख हो रहा होता है तो वो भी नजर आ रहा होता है, अफसोस हो रहा होता है वो भी नजर आ रहा होता है, आप खुश होते हैं वो भी नजर आ रहा होता है। तो ये चीज होती है, आप एक्साइटेड होते हैं वो भी नजर आ रहा होता है। रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट, आपने रिलैक्स रहना है प्रेजेंटेशन के दौरान, जो कि बहुत मुश्किल है जब बंदा नया नया प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है उसके लिए कि अपने आप को रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रखना। इक्विप विद विजुअल एड्स, विजुअल एड्स क्या होते हैं, जैसे ये मैंने आपके सामने जो अभी ये जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ विजुअल एड। सही है, या फिर आपने देखा है बहुत सारे लोग ना सिंपल एक पिक्चर लगाते हैं और वो पिक्चर जो है वो पूरी चीज उसको एक्सप्लेन कर देते हैं पिक्चर को। तो ये भी विजुअल एड के अंदर आती है, जो आपकी इन्फोग्राफिक होती है वो बेसिकली विजुअल एड होती है। देन शो अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर द ऑडियंस, क्लाइंट, कस्टमर। सही है, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए आपने उनको बेसिकली समझाना है। ये प्रेजेंटेशन का काम ये नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट कर दिया। अगर मैं यूनिवर्सिटी और इन सारी इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, जब यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, मेन मोटिव ये होता है कि भाई इतने मार्क्स मिलेंगे, बट इट इट शुड नॉट बी द गोल। अब ये जो बंदा वहाँ पे प्रेजेंटेशन ले रहा है, ये चीज़ उसको भी नोटिस करनी चाहिए और बताना चाहिए ये चीज़ कि भाई presentation is not about only marks, it should be more than that। कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हो वो अगले बंदे को समझ आ रहा है नहीं, क्योंकि ये आगे जाके लाइफ के अंदर काम आनी होती है ये चीज। कंप्लीटनेस, कंप्लीटिंग सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग द पॉइंट बिफोर मूविंग ऑन टू अदर पॉइंट। बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती, बहुत सारी चीजें जो है वो बंदा बोलते बोलते छोड़ देता है। सही है, तो या भूल जाता है। अगर वो अगर आपके पास प्रेजेंटेशन होती है तो वो तो लिखी हुई है, बट अगर आपने खुद से सोची हुई थी तो वो चीजें आप भूल जाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते उन चीजों को। तो प्रेजेंटेशन बनाते हुए सबसे पहले तो एक चीज ये भी आपने रखनी है कि वो चीज कनेक्ट कर रही हो, वो चीज उसी तरह चल रही हो स्मूथली। देन रिसीव फीडबैक एंड ऑल्सो गिव रिव्यू टू इम्प्रूव। सही है, आपने फीडबैक लेनी होती है जब आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो आपको फीडबैक लेनी होती है, इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप ग्रो कर सकें उसका। बी वॉचफुल फॉर टाइम एंड पेशेंस लेवल ऑफ योर लिसनर, ये भी देखना है कि भाई अगला बंदा जो है वो बोर तो नहीं हो रहा, या फिर बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई मेरी इस चीज के अंदर। तो वो आपने उस चीज को भी मैनेजमेंट के टाइम मैनेजमेंट के अंदर आती है ये चीज। ऑलवेज स्पेंड इनफ टाइम टू प्रिपेयर और रिहर्स, आपने एक टाइम स्पेंड करना है उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए और उसकी रिहर्सल कर लेनी है। स्टार्ट में आपको जरूरत पड़ती है रिहर्सल करने की, बट जब आपका एक फ्लो बन जाता है और आपकी टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रिप होती है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं होती, ना स्लाइड्स की जरूरत होती है, आपको बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें बस याद रखने की जरूरत होती है, बाकी चीजें आप विदाउट स्लाइड्स कह देते हैं। देन फिर इसके बाद आपके पास जो है वो पांचवा पॉइंट टीम हैंडलिंग का आता है, जिसके अंदर पेशेंस
जो है वो आपको डेवलप करना होता है, क्योंकि टीम्स को चलाना इज नॉट इजी। टीम्स को चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो टीम को चलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही है। नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप टीम को हैंडल नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए टीम के लिए रोल मॉडल बनना होता है या रोल मॉडल्स बनाने होते हैं आपके लिए। आप, आपका हार्ड वर्क और टीम का हार्ड वर्क दोनों बहुत ज़रूरी हैं। लिसन और ट्रस्ट, टीम को सुनना और उन पर ट्रस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है आपका। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, आपको टीम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना होता है। देन फिर आती है टास्क डिस्ट्रीब्यूशन, टीम को आप जो डिफरेंट टास्क देते हैं। और उसके सबसे एंड में आती है रिकॉग्निशन, जब किसी ने कोई काम किया तो आपको उसको अप्रिशिएट करना होता है कि भाई ये काम आपने अच्छा किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई अभी अपनी टीम्स बना के काम करता है तो ये चीज़ें आप लोगों को उसके अंदर ऐड करनी होंगी। तो टीम फॉर्मिंग की स्टेजेस होती हैं। एक होती है फॉर्मिंग, उसके अंदर जो है वो मतलब सब एग्री कर रहे होते हैं कि हाँ हमने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल आप में से जो लोग अपनी कोई लॉन्च करना चाह रहे हैं, कोई लाइव लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आप लोगों का एक लिटिल एग्रीमेंट होगा कि यार चलो लेट्स डू दिस, हमें करना है। अनक्लियर पर्पस होता है। अब भाई ये होता है कि हाँ हमें ना ये करना है, उसके अंदर गाइडेंस और डायरेक्शन आप लोग आपस में एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि भाई इस तरह करेंगे। देन फिर आती है आपकी स्टॉर्मिंग, जिसके अंदर आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होगी, या इसको ये कहा था अभी तक हुआ नहीं। इंक्रीज क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि अब हमें जाना कहाँ है, हम किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। पावर स्ट्रगल्स और कोचिंग। अच्छा, टीम जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपकी कोचिंग आपने ही करनी होती है उस टीम की। वेन एवर यू आर बिल्डिंग टीम, तो जो लोग अपनी लॉन्च करने के मूड में है उनको सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखना है, और वो है कि लीडर, कोई एक लीडर होगा जो पूरी टीम को एक साथ लेके चलेगा। उसका पेशेंट होना बड़ा जरूरी है। देन फिर नॉर्मिंग आती है, जिसके अंदर आप एग्रीमेंट करते हैं कि भाई उसके अंदर आपके जो है वो मुशावरत भी हो रही होती है। उसके अंदर आप लोग आपस में चीज़ों को फाइनलाइज पोजीशन के अंदर कर रहे होते हैं। क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि भाई ये बंदा सोर्सिंग करेगा, ये बंदा जो है वो पीपीसी चलाएगा, ये बंदा लिस्टिंग क्रिएट करेगा। और उसकी फिर फैसिलिटेशन उन कामों को करने की, फॉर एग्जांपल कि भाई सोर्सिंग के लिए अलीबाबा का अकाउंट चाहिए, सैंपल ऑर्डरिंग के लिए कार्ड चाहिए होगा, अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये सारी फैसिलिटेशंस हैं। देन फिर परफॉर्मिंग के अंदर आप उस काम को कर रहे होते हो, गोल के ऊपर आप बात कर रहे होते हो, और आपने डेलीगेट कर दी होती हैं चीज़ें। देन आप आफ्टर उसकी टास्क को कंप्लीट हो रहा होता है वो, और आप उस अचीवमेंट को एंजॉय कर रहे होते हो, और जिस जिसने जो काम किया होता है आप उसको उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे होते हो। तो जो ऊपर जो हमने पॉइंट अभी तक अभी देखे थे, वो सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं, साइकिल के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल वाला जो पार्ट है वो हमारा खत्म हो गया। अच्छा अब ना आप लोगों के, नहीं नहीं, कॉल एंड नहीं हुई है, कॉल एंड नहीं हुई है। आप लोगों को ना एक और लिंक भेज रहे हैं, सेकंड वाला जो पार्ट है वो वहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस मीटिंग का 1 घंटे का ही टाइम था, ये पूरी हो गई है। तो हम जो है वो दोबारा से एक और लिंक भेजते हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? सही है। तो आप लोगों के ग्रुप के ऊपर अभी एक और लिंक आ जाएगा, काइंडली उससे ज्वाइन कर लें। चलो यार 15 मिनट कंटिन्यू कर लेते हैं भाई, फिर कर लेते हैं। मैं चाह रहा था कि प्रेजेंटेशन स्किल वाले में गैप ना आए, क्योंकि वो अचानक बंद हो जाएगी। चलें जी, कर लेते हैं।
अच्छा भाई, प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर यू वुड मस्ट प्रेजेंट एट सम पॉइंट इन योर लाइफ। आप अपने ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, फैमिली मीटिंग्स के अंदर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो कहीं जाने का प्लान बना रहा है, पिकनिक का प्लान बना रहा है, तो वहां पे भी बंदा फैमिली में समझा रहा होता है कि भाई देखें, ऐसे करेंगे, ऐसे जाएंगे, इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे जाएंगे। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म होती है। इंटरव्यूज, उसके अंदर भी आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने आप को। मोटिवेशनल स्पीच भी एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म है। सेलिंग टू समवन, टीचिंग, कन्विंसिंग एन इन्वेस्टर, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म के अंदर आती है। देन ये क्या है, ये हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का कॉम्बिनेशन है। सही है। हार्ड स्किल क्या है कि आपकी वो प्रेजेंट पावर पॉइंट की फॉर्म में बनी हुई हो, या फिर वो प्रेजेंटेशन आपकी हार्ड कॉपी के अंदर हो, प्रिंट हुई हुई हो, और उसके साथ साथ आपकी वर्बल स्किल। सही, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन में आपकी सबसे पहली आती है इंफॉर्मेटिव, जिसके अंदर आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। देन इंस्ट्रक्शनल, जिसके अंदर आप इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। ये ज्यादातर कंपनीज के अंदर होती है, जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं किसी टीम को कि भाई ये चीजें जो हैं वो आपकी हैं, या ये इस तरह काम होता है। अराउजिंग, आप मोटिवेट करने के लिए किसी को आप कर रहे होते हैं, जो आपकी समझ लें, जो मोस्टली पॉलिटिकल जो आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, पॉलिटिकल जो जलसे होते हैं, वो अराउजिंग की फॉर्म के अंदर आती है वो। और परसुएसिव के अंदर आप कन्विंस कर रहे होते हैं किसी को कोई चीज बाय करने के लिए, तो वो चीज परसुएसिव के अंदर आ जाती है। देन फिर आपके स्टेप्स क्या हैं प्रेजेंटेशन बनाने के, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के। उसके अंदर आपका रिसर्च वाला एलिमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट। आपको उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। अब देखें, हम जो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन दोनों को साथ रखा हुआ है ना, उसका रीजन है। कम्युनिकेशन के अंदर भी हमने एक बात की कि भाई आपके पास नॉलेज होगी तो आप बात कर सकते हैं। रिसर्च बेसिकली आप उस नॉलेज को गैदर करने के लिए कर रहे हैं। देन रिसर्च के बाद आप उस चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, उस सारे डेटा को जो भी आपने रिसर्च किया है, कि पहले क्या बताना है, फिर क्या बताना है, फिर क्या बताना है। देन आप उसकी तैयारी करते हैं, देन आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, देन आप उसको डिलीवर करते हैं। डिलीवर करने में बेसिकली यू आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, और आपको इंगेज भी रखना है अपनी ऑडियंस को। तो आपकी प्रेजेंटेशन शुड बी इंगेजिंग, प्रिसाइज, टू दी पॉइंट होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। सही, ये बहुत लंबी प्रेजेंटेशंस भी ज्यादा लोगों को नहीं पसंद होती हैं, और इतना टाइम नहीं होता। यूजुअली आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो 7 से 10 स्लाइड के अंदर अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक वो खत्म हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम 10 मिनट तक वो जाए प्रेजेंटेशन आपकी, 10 मिनट से ज्यादा ना हो। देन फिर आपका एक ये रूल होता है 10-20-30 रूल। सही है। नो मोर देन 10 स्लाइड्स, 10 स्लाइड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। नो मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज्यादा की ना हो। नो लेस देन 30 पॉइंट फॉन्ट जो आपका होता है उसका साइज जो है वो 30 से कम ना हो। सही है। अब इम्प्रूव कैसे करना है प्रेजेंटेशन के अंदर, सबसे पहले ऑब्जर्व आती है। आपने ऑब्जर्व करना है डेटा को, चीजों को। सही है। देन आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, आपने ऑडियंस को इंगेज करना है, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो लोग आवाजें लगा रहे होते हैं, या लोग सुन नहीं रहे होते, या फिर जा रहे होते हैं उठ के, तो वहां पे आपका एक सेल्फ कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और सेल्फ कंट्रोल इन अ सेंस कि आपकी कोई प्रेजेंटेशन, देखिए हमने बात की ना, कुछ भी है, प्रेजेंटेशन इज अबाउट एनीथिंग। तो आपको एक ऐसी चीज बता रहे हैं, आप इमोशनल हो गए, आप रोने लग गए, और आप चुप ही नहीं हो रहे, तो वो सेल्फ कंट्रोल के अंदर चीज आ जाती है। बी प्रिसाइज एंड कंसाइज, शॉर्ट होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए। उसके अंदर कोई, फिर आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज ना हो। देन टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइमली वो चीज खत्म हो जाए आपकी। सही है। देयर आर अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स जिस जो बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन और इन सारी चीजों के ऊपर होती है। तो उसके अंदर आपको एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि भाई इस टाइम के ऊपर आपने इस चीज को कर लेना है। खत्म ना नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उस चीज के अंदर, मतलब आपका आपको कुछ मिलेगा नहीं उस चीज के, क्योंकि प्रॉपर कॉम्पिटिशन होते हैं वो। डिलीवरी ऑफ योर कंटेंट, डिलीवरी ऑफ योर कंटेंट के अंदर आपकी पेस, आप कितनी तेजी से बोल रहे हैं, सही है, वो आपकी पेस होती है।
देन फिर टोन, टोन और पेस के अंदर फर्क है। अच्छा टोन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा, अब मैं कोई बहुत ही ना कोई इमोशनल बात कर रहा हूँ, आपने अक्सर उनको देखा होगा जो पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आजकल उनकी वो नकल भी लोग उतार रहे होते हैं, उसकी जो है वो क्या पैरोडी बनाई हुई है लोगों ने, तो वो है। वरना टोनैलिटी वाला पार्ट अगर किसी को देखना है ना, तो वो समीना पीरज़ादा का एक पॉडकास्ट आता था, तो उसके अंदर लोगों ने उसकी बहुत नकल भी उतारी है, ताबिश हाशमी ने बहुत नकल उतारी है उसकी। तो वो बेसिकली आप उसको जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई उसकी एक उसकी टोन ऐसी होती थी कि वो हैरानगी वाली, या वो इंटरेस्ट शो कर रही होती थी अगले बंदे को, वो चीज होती है। देन फिर वॉइस, वॉइस आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और लाउड इनफ होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस को वो चीज समझ आ रही है। देन फिर टाइमिंग, उस कंटेंट को डिलीवर करने की टाइमिंग, जो ये स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं इसके अंदर इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जा रहा होता है। पंच लाइन की टाइमिंग, वो गलत टाइम पे बोल दी, पहले बोल दी, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो ये उसके अंदर इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है। देन सीक्वेंस, क्या चीज पहले आनी है, किस सीक्वेंस में आनी है, वो चीज। देन फिर आती है इनंसिएशन। इनंसिएशन क्या है भाई? इनंसिएशन तलफ्फुज है, सिंपल प्रोनाउंसिएशन कह लें इसको। उस चीज का तलफ्फुज जो है वो सही होना चाहिए, आप जो चीज कह रहे हैं वो तलफ़ुज़। नॉर्मल सी चीज बता देता हूँ, आप जब इंडियंस की वीडियोस देखते हैं तो वो आपको बताते हैं वो जे को जे बना देते हैं, सही है, कि भाई अगर जरा है तो वो जरा बोलेंगे उसको, सही है, कि बस जरा सी देर में आया। अब ये क्या है, ये तलफ़ुज़ की बात होती है। मतलब पाकिस्तानियों का तलफ़ुज़ इज वे बेटर देन इंडियंस, ये इस चीज के अंदर हमारा, हमारी जो कम्युनिकेशन है इस तरह से हम एक्सेंट को, हमारा फिर भी बेहतर है उनसे, सही है। तो ये इसके अंदर आ रही होती है। अब हम आखिर में पहुंच गए, चलें, अच्छा हो जिसने भी कहा था 15 मिनट है तो कर ले। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यूज कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन है बिलीफ। कन्विक्शन बिलीफ को कहते हैं, यकीन को कहते हैं। तो हर बंदे में होता है ये चीज। मैंने आप सबको कहा था कि अपनी वीडियो बना के पोस्ट करें, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस, कि आप एक बार वो वीडियो बनाएं, वो एक बार वीडियो वो पोस्ट करें। जब आप वो वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपका खुद फियर निकल जाएगा देख के कि यार इट इज नॉट अ बिग डील, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो रिकॉर्ड की थी, सही है। तो जब एक बार कर सकते हैं तो बार बार हो सकता है। फेस दी ऑडियंस, ऑडियंस को एक बार फेस करें इस यकीन के साथ कि आपको पता है चीज़ों के बारे में, और फिर देखें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि डर नहीं लगता, लगता है, सही है, बट यू नीड टू ओवरकम दैट। देन नर्वसनेस, नर्वस होता है बंदा, तो ट्रांसफॉर्म इट इनटू एक्साइटमेंट, उस नर्वसनेस को एक्साइटमेंट में तब्दील कर दें। बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं, वो हाथ पकड़ लेते हैं, फीमेल्स दुपट्टे को रोल कर रही होती, तो वो नर्वसनेस की निशानी होती है, सही है। तो नर्वसनेस हर बंदे में होती है, ये टाइम टू टाइम जाएगी, ये हम फ्रॉम द डे वन इसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा ना, तो मैं कभी भी एंड नहीं कर सकता किसी चीज को। अगर मैं सीखूंगा नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो ये जो है वो ये इस कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स की स्लाइड्स थी, लेक्चर था। बाकी ये यूट्यूब की कुछ वीडियोस हैं, ये देख लीजिएगा, ये आपके पास अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर आ जाएगी ये स्लाइड। तो ये यूट्यूब की वीडियोस हैं, वो भी देख लें, प्लस इसको भी एक बार देख लीजिए। मुझे पता है कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए ये टॉपिक जो है शायद इम्पोर्टेंट ना हो, वो बोले कि यार ये एम ही कोई टॉपिक था, सही है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। और मुझे पर्सनली इस चीज़ का ये है कि इस चीज़ के अंदर मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू स्पीक आई वॉन्ट गेट एनी क्लाइंट। अगर मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता, मुझे कभी क्लाइंट नहीं मिलेंगे। तो यार ओफरान ये नहीं बोलो दिस इज द बेस्ट टॉपिक। पुरानी चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, सही है भाई। तो अब सिनेरियो ये है कि यू नीड टू मेक प्रेजेंटेशंस, यू नीड टू क्रिएट योर प्रेजेंटेशंस। और यार सिंपल सी बात है, उसको जाके सोशल, अब इसी तरह से जिस तरह मैंने इसको डिफाइन किया है स्क्रीन शेयर करके, डिफाइन टू योर ऑडियंस, सही है।
तो जब तुम उसको ऑडियंस को वो कर बताओगे तो खुद ब खुद चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हो जाएंगी। ये एक प्रेजेंटेशन टॉपिक सर यार, प्रेजेंटेशन टॉपिक खुद भी कर, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सही है। सही है। कोई बात नहीं, कमेंट अच्छे नहीं आते यार, हमारे भी नहीं आते थे, तो जो हमारे दोस्त होते हैं वो सबसे ज्यादा बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो इट्स ओके, अगर कोई आपको हा हा का रिएक्ट कर रहा है या कोई बंदा ऐसी कोई बात कर रहा है तो इट्स ओके, ये चलता है। बट आपकी जब ऐसी ऑडियंस बिल्ड कर जाएगी, जो लोग रिलेट करेंगे ना आपसे, जो लोग वो कह रहे होंगे "ये बात बिल्कुल सही कह रहा है" या "इस बंदे से कुछ सीखने को मिल रहा है", पीपल विल फॉलो यू, पीपल विल शेयर यू। जो पहली चीज है ना शेयर करने वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। सही है जी। तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो यहीं खत्म हुआ। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है सैटरडे वाले दिन, देन फिर संडे वाले दिन। जी कर दें, मुझे टैग कर दें। सही है जी। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है संडे वाले दिन। यार अब टाइम नहीं है माइक ओपन करने का, तो बस हम इसको मीटिंग को एंड करते हैं। सही है जी, अल्लाह हाफिज। करेंगे क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, अब्दुल जब्बार, क्या करना है इसका रिकॉर्डिंग का।